4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की बात होगी। सीएम 2 दिन के दौरे पर है। राष्ट्रपति के 4 दिवसीय दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी बड़ी खबर, यूपी में 6 से 8 तक के बच्चों के स्कूल खोले जा चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर मथुरा से है, जहां 7 बच्चों की मौत से जुड़ी हुई जानकारी है। चौथी बड़ी खबर, टोक्यो के आज में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों को लेकर बात करेंगे, जहां यूपी के 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर अगले आधे घंटे तक बने रहेंगे। और चलिए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में रेप पीड़िता की मौत की खबर है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। घोसी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया था और घोसी से बीएसपी से सांसद हैं अतुल राय, जिन पर रेप का आरोप पीड़िता ने लगाया था। 21 अगस्त को रेप पीड़िता के दोस्त की भी मौत हो गई थी। तो दिल्ली में रेप पीड़िता की मौत हो चुकी है। घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगा और अब जानकारी मिल रही है कि रेप पीड़िता की मौत हो चुकी है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले की, तो भी आत्मदाह की कोशिश रेप पीड़िता ने की थी। क्या ये पूरा मामला है, आपको एक बार बताते हैं। बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप है। घोसी सांसद अतुल राय पर पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया था। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह की कोशिश की। तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक को गाजियाबाद डीआईजी के पद से हटाया गया। वाराणसी कैंट के एसओ और जांच अधिकारी भी निलंबित किए गए थे। रेप के मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। तो 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी पीड़िता ने। तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक को गाजियाबाद के डीआईजी पोस्ट से हटाया गया था। इसके बाद इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन अब रेप पीड़िता की मौत हो गई है। इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी मौजूद हैं। अविनाश, रेप पीड़िता की मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि कई गंभीर आरोप अतुल राय पर हैं। बिल्कुल, जो अगर बात करें तो रेप पीड़िता ने जिस तरीके से आरोप लगाया था घोसी के सांसद अतुल राय के ऊपर कि उनके साथ ज्यादती की गई है और उसको न्याय चाहिए, इसी को लेकर वो तमाम तरीके से अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रही। लेकिन जब वो न्याय उसको मिलता हुआ नहीं दिखा तो उसने 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से आकर यहाँ पे आत्मदाह करने की कोशिश की थी और खुद के ऊपर अगर बात करें तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लिया था। जिसके बाद पीड़िता और इस मामले में गवाह चल रहे दोनों के हालात नाजुक हो गए थे और दोनों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान दोनों लोगों की मौत हो गई। पीड़िता की भी मौत हो गई और इसके पहले अगर बात करें तो पीड़िता के साथ साथ जो दोस्त मामले में गवाही दे रहे उसकी भी मौत हो गई है। तो आज जब पीड़िता की मौत हो गई तो उसके बाद दिल्ली की तमाम तरह जो कार्रवाई है कानूनी उसको पूरी कर दिया है। आगे की जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाएगी। क्योंकि पीड़िता ने मरने से पहले फेसबुक लाइव किया था, तो उसका ये आखिरी एविडेंस मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इसको एक महत्वपूर्ण एविडेंस के तहत अब आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि अगर बात करें तो घोसी सांसद अतुल राय के ऊपर जिस तरीके से पूरा ये मामला चल रहा था, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था और उसको जमानत मिली थी। जब जमानत नहीं थी तो पूरे मामले से वो आहत हो गई थी और उसी के बाद दिल्ली आकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसने आत्मदाह करने की कोशिश की, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने के बाद आज उसका निधन हो गया। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई। नरेंद्र मिश्रा नाम के युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने आग लगाने से पहले युवक को पकड़ लिया। हजरतगंज कोतवाली में नरेंद्र से अब पूछताछ की जा रही है कि इस कदम के पीछे वजह क्या है। हालांकि कई प्रशासनिक अधिकारियों पर भी नरेंद्र का गंभीर आरोप है और बताया जा रहा है कि खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है। पत्नी के नाम पर राशन आपूर्ति का टेंडर, न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की कोशिश की। और अब रामपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो एक बड़ी राहत मिली है। अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल में दोनों बंद हैं, लेकिन इस वक्त जो जानकारी है 2 पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मथुरा में अज्ञात बीमारी से मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह एक बच्ची की मौत के बाद ये आंकड़ा अब 7 हो चुका है। ये मामला थाना फरह के कोह गांव का है।
जहां पर अज्ञात महामारी से एक हफ्ते में 7 बच्चों की मौत की खबर है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हालांकि कल स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी और गांव में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और टेस्ट के लिए सैंपलिंग भी की गई। इस बीच कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि सीएमओ ने इन मौतों को हैवी डेंगू बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक हफ्ते में मौत के आंकड़े बढ़ते गए, 7 हो चुका है अब मौत का आंकड़ा। बच्चे की आज भी डेथ हुई है, वहाँ 6 कल डेथ हो गई थी। अभी मेरी सीएमओ से इस संबंध में बात हुई है और हमने निर्देश दिए हैं उनको, पूरी टीम को लेके गांव में छिड़काव भी किया जाए और जो गाँव के आसपास में चारों तरफ गांव हैं उनका भी छिड़काव हो और हर घर में टेस्टिंग होनी चाहिए। ये सीएमओ ने मुझे बताया एक वो हैवी डेंगू की शिकायत है जिससे हुई। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देने पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर निशाना है। बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके सपा के नेता। स्वतंत्र देव ने ये बयान दिया। ट्वीट के जरिए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मुंह में उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। एक बड़ा और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह का। दरअसल अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचे, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय 28 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों होने वाले भटहट के पिपरी गांव में शिलान्यास कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले सीएम योगी खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गोरखपुर के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का। इस दौरान राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर वो निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि 4 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का। वहीं यूपी में कोरोना कंट्रोल होने के बाद स्कूलों को खोला जा चुका है। लगभग 5 महीने के बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक के क्लासेस खोल दिए गए हैं। दरअसल स्कूलों को 23 अगस्त से खुलना था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर राजकीय शोक की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब यानी कि आज 24 अगस्त से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि 16 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल में क्लास चल रही है। और जब प्रदेश में कोरोना के मामले बिल्कुल खत्म हैं, तो नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा 1 सितंबर से 1ली से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने की भी तैयारी हो रही है। और चलिए अब आपको यूपी में 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलने के बाद नजारा क्या है वो तस्वीरें दिखाएंगे। लखनऊ, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, चंदौली की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर स्कूल खुलने के बाद तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। बच्चों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आपको स्कूल में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना है, किन नियमों का ध्यान रखना है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि टीचर और बाकी के स्कूल स्टाफ के लिए भी है कि वो तमाम नियमों का पालन करें, क्योंकि अब बच्चे जब स्कूल पहुंच रहे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान हो स्कूल प्रबंधन का। वहीं कानपुर में भी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। स्टूडेंट को 50% अटेंडेंस के साथ बुलाया जा रहा है। कानपुर के SN सेन महाविद्यालय की बात की जाए तो यहां कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के कुल स्टूडेंट की उपस्थिति 72 रही। कोरोना नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई की शुरुआत कर दी गई है, तो 50% अभी क्षमता रखी गई है। ऑनलाइन क्लासेस फिलहाल चल रही हैं और बच्चों को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि वो स्कूल पहुंचे।
वहीं यूपी में आज समूह ग पदों पर भर्तियों के लिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पीईटी प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हुई। अब दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है जो शाम 5 बजे तक होगी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लखनऊ, प्रयागराज, जालौन और गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम नियमों का यहां पर भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो हर तरीके से इस परीक्षा को सफल तरीके से करा पाए। और चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यूपी के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैबिनेट मंत्री बच्चों के साथ गोटियां खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सतीश महाना बच्चों के साथ गोटियां खेलते हुए दिखाई दिए, जहां पर इस नजारा को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद कर रहे थे। बच्चे भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई मंत्री इस तरीके से बच्चों के साथ सहज रूप से बैठकर गोटियां खेल रहा है, उनका मनोरंजन कर रहा है, तो बच्चे खुश हैं। वहां के लोग भी इस बात से खुश हैं कि उन्होंने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है वो उनके साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और बच्चों के साथ ये जो तस्वीर है, ये वीडियो है, इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौशांबी जिले में हुए कथित गौकशी के चर्चित मामले में नामजद आरोपियों को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने वाले विपक्षी को भी नोटिस जारी कर सभी से जवाब तलब किया है। सभी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 महीने की मोहलत भी दी गई है। इस चर्चित मामले में 10 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के आरोपियों पर पुलिस के साथ मिली भगत कर पीड़ित परिवार के बुजुर्ग समेत 5 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला आया है, तो उच्च न्यायालय ने इसे ये कहते हुए स्टे कर दिया कि आप इनके खिलाफ स्टे कर दिया कि कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगली डेट लगा दी 29/11/2021 की फिक्स कर दी कि अगली डेट पे हम सुनेंगे। इस पे कंप्लेनेंट को नोटिस भी इशू करी है हाई कोर्ट ने कि कंप्लेनेंट अगर चाहे तो 2 हफ्ते में एफिडेविट फाइल कर सकता है कोर्ट के समक्ष। वहीं जीएसटी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अब टैक्स चोरों में खलबली का माहौल बना हुआ है। जीएसटी विभाग की बढ़ती कार्रवाई की वजह से अब सुपारी माफिया उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। 22 और 23 अगस्त की देर रात फतेहपुर में जीएसटी विभाग ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसे माफिया छुड़ाकर भाग गए। खुलेआम चुनौती देने वाली इस वारदात से आला अधिकारियों ने दखल जब इस पर दिया, तब जाकर 2 लोगों को पकड़ा जा सका, लेकिन मुख्य आरोपी लालजी शुक्ला अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 22 और 23 अगस्त को कार्रवाई की गई थी। मुख्य आरोपी लालजी शुक्ला, जिसकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और अब से थोड़ी देर बाद टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है, जो कि 5 सितंबर तक चलने वाला है। उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व 11 सदस्यीय दल करेगा, जिनमें 6 अधिकारी और बाकी 5 खिलाड़ी हैं। बता दें आपको कि इस बार भारत ने खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतारा है, यानी कि पहली बार 54 खिलाड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ी शामिल हैं। यही वजह है कि टोक्यो ओलंपिक के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों से पैरा ओलंपिक खेलों में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। देश के 54 खिलाड़ी 9 अलग अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद पैरा ओलंपिक खेल का आगाज होने वाला है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पैरा ओलंपिक में खेलने जा रहे खिलाड़ियों को बधाई दी है। लिखा, पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले देश के सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का आत्मविश्वास समाज के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर विश्व पटल पर मां भारती को गौरवान्वित करें।